अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माई सेल्फ समरा मकदूर। रिसेंटली वीडियोस में आई मेंशन के फर्दर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और मेंटल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करूंगी, जिससे आप लोगों को काफ़ी नॉलेज और जो है वो हेल्प मिल सकती है। मुझे एक दो क्लाइंट्स ने मैसेजेस किए थे कि क्लाइंट्स नहीं कह सकते, अभी तक आए नहीं है, लेकिन मैसेजेस किए कि मैडम हमें थोड़ा सा सिस्टम का बता दें कि तरीका क्या है आप लोगों का। सो मैं थोड़ा सा डिसऑर्डर स्टार्ट करने से पहले या उनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँगी। हमारा जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि हमारे फर्स्ट 2-3 सेशंस होते हैं वो असेसमेंट पे होते हैं, ठीक है। असेसमेंट सेशंस इस तरह से होते हैं कि हम उनके असेसमेंट करते हैं। कोई भी पेशेंट आता है, बेशक हमें अंदाज़ा हो जाता है, हमारे कुछ मेंटल स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं जिनमें हम बहुत सारी चीज़ों को असेस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है कि आपको जो है वो पर्सनालिटी से ही अंदाज़ा हो जाता है कि हो सकता है कि इशू हो, ठीक है। बट द थिंग इज के वी डोंट लेबल द पेशेंट बिफोर असेसमेंट। हम कभी भी लेबलिंग नहीं करते, हम कभी भी पेशेंट को, क्लाइंट को ये नहीं कहते कि आपको ये बीमारी है, आपको ये इशू है, अनलेस एंड अनटिल हम पूरी असेसमेंट ना कर दें। जब भी कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अमूमन सबका ही ये एक तरीका कार होता है कि हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। असेसमेंट में हमारे पास कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं क्लाइंट्स पे, जिससे हम उनकी पर्सनालिटी की असेसमेंट हो जाती है और हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल आते हैं जिस पर हम मजीद डिस्कशन करके जो है वो फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। एक टेस्ट बैटरी होती है हमारे पास जिसमें 4 to 5 टेस्ट होते हैं, 5 टेस्ट अमूमन होते हैं और वो हम क्लाइंट्स पे अप्लाई करते हैं। अब वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे। हमारे पास एक 2 टेस्ट इसमें ऐसे हैं, जैसे एक है वो इंटेलिजेंस को मेजर करता है, एक है वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन को मेजर करता है। तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे। अगर उनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट अप्लाई नहीं करते, तो हम 2-3 टेस्ट ही अप्लाई कर देते हैं जो कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, आपके अनकॉन्शियस को सामने ले आते हैं। तो अब इसमें जो बैटरी टेस्ट है, इसमें 5 टेस्ट जो हैं वो हमारे बड़ों की जो एडल्ट असेसमेंट होती है उसमें हम यूज़ करते हैं, और बच्चों के जो चाइल्ड असेसमेंट के लिए एक अलग से हमारे पास टेस्ट मौजूद है, तो वो हम उन पे अप्लाई करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि किस किस्म के क्लाइंट्स हैं या उनका एज फैक्टर वो भी मैटर करता है। कुछ हमारे टेस्ट हैं वो एज अप्रोप्रिएट टेस्ट हम उसे कहते हैं, ठीक है। एनीहाउ, तो ये हमारे पास जो है वो एक टेस्ट होता है जो हम अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम उनके सारी इंटरप्रिटेशंस करते हैं अकॉर्डिंग टू मैनुअल्स जितने भी हमारे पास पड़े होते हैं, और फिर उन मैनुअल्स के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद हम क्लाइंट को फीडबैक देते हैं। और फिर जब 2-3 सेशंस हमारी असेसमेंट पे होते हैं और उन्हीं सेशंस में हम सारी की सारी केस हिस्ट्री लेते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और बीच बीच में हम उनकी काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप डायरेक्ट सिर्फ असेसमेंट करते हो तो डेफिनेटली क्लाइंट को लगता है कि ये तो सिर्फ मुझ पर टेस्ट ही हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश अपनी ये होती है कि हम कुछ ना कुछ उनको सिखाएं, कुछ ना कुछ टेक्निक्स उनको बताएं, ताकि उनके साथ साथ काउंसलिंग भी हो और साथ साथ उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट भी हो। तो ये तरीका कार होता है हमारा असेसमेंट का। 2-3 सेशंस, मोस्टली 3 सेशंस हो जाते हैं, मैक्सिमम 4 तक भी चले जाते हैं, लेकिन मिनिमम 2 सेशंस तो असेसमेंट पे ही होते हैं हमारे। फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपर साइकोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है अकॉर्डिंगली। हम तभी डायग्नोसिस देते हैं जब हम असेसमेंट कर लेते हैं, और डायग्नोसिस हम अपने DSM के मुताबिक देते हैं। हमारी एक बुक है और उसमें जो भी इश्यूज होते हैं, जितना भी क्राइटेरियाज हर एक डिसऑर्डर के मेंशन है, उन क्राइटेरियाज पे अगर क्लाइंट जो है वो पूरा उतरता है, पूरे के पूरा करता है उन क्राइटेरियाज को, तो तब कहीं जाके हम उनको एक डायग्नोसिस देते हैं कि अच्छा दिस इज पर्सन इज नाउ हैविंग दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और अकॉर्डिंगली हम उनकी साइकोथेरेपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सारा था रिलेटेड टू असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो कि हम करते हैं। ओके, तो हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। तो मैं फर्दर जो है वो उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ज़्यादा उन पे वीडियोस बनाऊंगी जिनके ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास। जैसे आजकल रिलीजियस OCD इट्स बहुत ज़्यादा, जो एक इनकी फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत सारे क्लाइंट्स को रिलीजियस OCD आजकल है। तो मैं उस पर ज़रूर बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो, जो कि मेरी उसी पे होगी इंशाल्लाह। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं डिप्रेशन डिसऑर्डर से। जो डिप्रेशन है, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत एक नॉर्मल सी बात हो गई है लोगों के लिए, डिप्रेसिव फीचर्स तो बहुत ही कॉमन है सब में। तो हम आज डिप्रेशन पे बात करते हैं। तो जैसे कि इससे पहले मैंने बताया कि हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, और उन क्राइटेरियाज को जब पूरा करते हैं तो तब कहीं जाके हम डायग्नोसिस देते हैं। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक व्हाट इज डिप्रेशन, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, ठीक है। तो डिप्रेशन ये होता है कि डिप्रेशन एपिसोड, जो डिप्रेसिव एपिसोड होता है वो हमारे पास वो होता है जिसमें होपलेसनेस आ जाती है, नाउमीदी, मायूसी, खफगान, ठीक है। तो ये जब एपिसोड आना शुरू हो जाते हैं, ये अलामात आना शुरू हो जाते हैं, तब जाके पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। बाकी अलामात मैं बताती हूँ कि वो क्या है, लेकिन डिप्रेशन में मायूसी, खफगान, नाउमीदी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
ہر وقت اس میں اچھا کچھ علامات ہیں میں بتانا چاہوں گی. ہر وقت انسان اداس رہتا ہے, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا, کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا, کام میں دل نہیں لگتا, کوئی ڈیسیژن نہیں لے پاتا, کوئی کنسنٹریشن یا توجہ نہیں دے پاتا, اور اس کے ساتھ ساتھ کنسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ ساتھ ان کی نیند کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے, ان کو نیند نہیں آتی. اب کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں ان کو نیند بہت زیادہ آتی ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل بھی نہیں آتی, جسے ہم انسومیا کہتے ہیں, اور جب زیادہ آتی ہے تو اسے ہم ہائپرسومیا کہتے ہیں. تو یہ 2 کنڈیشنز آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن میں جو ہے وہ ویٹ لاس کا بہت زیادہ ایشو آ جاتا ہے. اور ڈپریسو ہم تبھی ایک بندے کو ڈپریشن کا نام ڈس آرڈر کے ساتھ ڈائگنوز کریں گے جب ان کے وہ جو سمٹمز ہیں, ان کے جو علامات ہیں, وہ ان کی کرنٹ لائف کو ڈسٹرب کر رہے ہو. تب کہیں جا کے ہم ان کو کہیں گے کہ اچھا اب آپ کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو ڈپریشن میں ہمارے پاس 3-4 قسم کے ٹائپس آ جاتی ہیں, لیکن میں صرف جنرلی آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں گی, کیونکہ اگر آپ ٹائپس میں پڑ جاؤ گے تو اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم, اینڈ دوسرا یہ کہ خود ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے آپ لوگ. سو ہم بات کریں جو بہت زیادہ آج کل ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں, بہت زیادہ جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں, تو ان میں زیادہ تر میجر ڈپریشن اور پرسسٹنٹ ڈپریشن کے کلائنٹس ہوتے ہیں. وین اٹ کمس ٹو میجر ڈپریشن کا بھی اپنا ایک ڈیوریشن ہے, 2 ویکس کا ہوتا ہے, اور یہی سارے علامات ہوتے ہیں ان میں. سوسائڈل آئیڈیشنس وہ اس وجہ سے کیونکہ ہوپلیسنس ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت ہوپلیسنس ہوتی ہے, لائف گزارنے کا جو ایک خواہش ہوتی ہے وہ ان میں ختم ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ ایک قسم کا ان کا ایک فیکٹر ہوتا ہے. اور انرجی ان کی بہت لو ہوتی ہے, پور ایپیٹائٹ ہوتا ہے, ویٹ لاس ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے, کنسنٹریشن نہیں ہوتی, ڈیسیژن نہیں لے سکتے, سیلف اسٹیم بہت لو ہوتا ہے. تو یہ سارے علامات جو ہیں وہ میجر ڈپریشن اور پرسسٹنٹ دونوں میں ہوتے ہیں. ڈیوریشن میجر ڈپریشن کا یہ ہے کہ 2 ویکس, ٹھیک ہے, ایک پیشنٹ ہے اگر وہ 2 ویکس سے جو ہے ایک پیشنٹ اگر 2 ویکس سے ڈپریشو سمٹمس کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میجر ڈپریشن ہے, اور وہ بھی تب جب ان کو سوسائڈل آئیڈیشنس یا سوسائڈل اٹیمپٹس کا بھی ذکر کرے وہ, تو تب کہیں جا کے ہم میجر ڈپریشن جو ہے وہ ڈائگنوز کرتے ہیں. وین اٹ کمس ٹو پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر, تو اس میں ہمارے پاس ڈیوریشن جو وہ 2 ایئرس کا ہوتا ہے. ایڈلٹس کے لیے 2 ایئرس ہے, اور جو چائلڈ ہے ان کے لیے 1 ایئر کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہی سارے سمٹمس ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو سوسائڈل آئیڈیشنس ہیں اور سوسائڈل اٹیمپٹس ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے. ہوپلیسنس ہوتی ہے ان کی کافی زیادہ ہوتی ہے, لو انرجی ان کی ہوتی ہے, سیلف اسٹیم ان کا لو ہوتا ہے, پور کنسنٹریشن ہوتی ہے, ڈیسیژن نہیں لے سکتے. تو یہ سارے سمٹمس جو ہیں وہ ان میں بھی موجود ہوتے ہیں. ویٹ لاس کا بھی ایشو ہوتا ہے. تو یہ سارے سمٹمس جو ہیں وہ ہمارے پاس ڈپریشن میں موجود ہوتے ہیں.